लोकतंत्र एक किफ़ायती राजव्यवस्था से परे एक बहुत ही महंगी और खर्चीली राजव्यवस्था है। जब 4 स्टेट्स के इलेक्शंस एक साथ नहीं हो पाए तो भारत जितने बड़े देश के अंदर एक साथ इलेक्शंस कैसे हो पाएंगे। अब मैं बात करूं 1967 में जब हमने इलेक्शन किए थे तो हमने 11 करोड़ का खर्चा किया था। हमारी सरकार ने बड़ी ताकत के साथ इस बड़ी जिम्मेदारी यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन को अपने कंधों पे लिया है, तो चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा। वहीं बार बार होने वाले चुनाव से करप्शन और ब्लैक मनी के मामले ऐसे होते हैं जिनके बारे में आम जनता को तो कोई जानकारी ही नहीं रहती है। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर देते हैं तो अगले ही वर्ष हमारी जीडीपी 1.5% से इंक्रीज हो जाएगी। नमस्कार, मैं वेदिका प्रिंस कॉलेज सीकर से अपने दोस्तों खुशबू और निहारिका के साथ प्रस्तुत हूँ एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने के लिए। इस टॉक शो को मैं दुष्यंत कुमार जी की कुछ पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूँगी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, आग हो कहीं भी लेकिन आग जलनी चाहिए। आजकल अखबार हो या टीवी चैनल्स हो, एक मुद्दा काफ़ी चर्चा में है, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश एक चुनाव, जिसका अर्थ है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों। लेकिन किसी भी योजना का लक्ष्य सिर्फ कागज़ पर ही नहीं बल्कि लोगों की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना होता है। तो मैं सबसे पहले निहारिका से जानना चाहूँगी कि निहारिका, चुनाव हमारे देश में पहले भी होते थे और आगे भी होंगे, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि पहले की नीति को छोड़ के वन नेशन वन इलेक्शन लाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वन नेशन वन इलेक्शन इज़ मोर बेटर देन वन नेशन नो इलेक्शन। जैसे कि हम चुनाव को लोकतंत्र का एक त्यौहार मानते हैं तो इसे भी एक निश्चित समय पे आना चाहिए। जैसे कि बार बार आने वाले त्योहारों से हम उत्साह खो देते हैं, वैसे ही बार बार होने वाले चुनावों से हम उत्साह खो देते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 के अकॉर्डिंग हर 18 वर्ष का व्यक्ति मतदान कर सकता है और कहते हैं ना कि पहले मतदान फिर जलपान। एक सर्वे के अनुसार अगर मैं बताऊं तो वन नेशन वन इलेक्शन के दौरान हमारे वोटर्स की जो उपस्थिति है वो 95% से बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो जो कार्य इलेक्शन कमीशन के होते हैं वही कार्य स्टेट इलेक्शन कमीशन के भी होते हैं। तो एक काम को दो बार करने के बजाय मैं एक साथ भी तो कर सकते हैं, क्यों एक काम को 2 बार करके एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट करना। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो विधानसभा के चुनाव अलग दिन होते हैं और लोकसभा के चुनाव अलग दिन होते हैं। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ लाते हैं तो दोनों के चुनाव एक ही दिन एक ही समय और एक ही बार में समाप्त हो जाएंगी, जिससे कि समय और लागत दोनों की बचत होगी। दूसरी बार मैं बात करना चाहूँगी आचार संहिता पे। जब भी कोई सरकार नया प्रोजेक्ट या नई स्कीम लाती है तो कहीं ना कहीं इलेक्शन होने के कारण आचार संहिता लग जाती है, जिसके कारण विकास के कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं और वहाँ पे स्कीम लागू नहीं हो पाती है, जिससे कि सरकार पे अंकुश लगा दिया जाता है कि उसने कार्य नहीं किए हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल मिल ही जाएगी, कि आज रास्ता बना लिया है कल मंजिल मिल ही जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। जैसा कि निहारिका ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन इज़ मच बेटर देन वन नेशन नो इलेक्शन, और सही योजना, सही इम्प्लीमेंटेशन और सही लोगों का साथ हो तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी गुजर जाती है और इम्पॉसिबल से लगने वाली नीति भी पॉसिबल हो जाती है। एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन से 40 लाख एडिशनल ईवीएम्स चाहिए होंगे, यानी कि पहले से 3 गुना ज़्यादा ईवीएम्स और वीवीपैट मशीन्स की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस भी ज़्यादा लगेंगे। तो मेरा सवाल खुशबू से रहेगा कि क्या एक देश एक चुनाव के संदर्भ में देश की सुरक्षा पर कोई प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे सुरक्षा का मतलब एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों है। तो खुशबू, आप बताइए कि अगर कोई प्रभाव पड़ेगा तो इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी या फिर पहले से भी कमज़ोर हो जाएगी। वेदिका, अगर मैं सुरक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो अब हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग रूप से करवाए जाते हैं, तब भी हमें इतने ज़्यादा सहकर्मी और सुरक्षाकर्मी की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें रैलियों के दौरान दंगे होने जैसे मामले हों या फिर पैसे देकर वोट खरीदने जैसे मामले हों सामने आते हैं। अब तो जैसे कि निहारिका ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में लागू हो जाएगा, तब विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों के चुनाव एक साथ होंगे।
तो अब इसके बाद में इन मामलों में और ज़्यादा हमें गंभीरता देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी जनाब, चुनाव कराना किसी पार्टी कराने जैसा काम नहीं है। इसके लिए एक्स्ट्रा माइंड चाहिए होता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी, व्यवस्थित रूप से चलना होता है। हाल ही में जो चुनाव हैं जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तो सरकार इनके साथ साथ झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव भी करा सकती थी। 4 राज्य थे ये। तो अगर मैं एक राज्य की बात करूँ जैसे कि जम्मू कश्मीर, लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब चुनाव आयोग ने यह ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव नहीं कराए जा सकते। उन्होंने यह कारण दिया था कि क्योंकि वहाँ की जो सिक्योरिटी जो सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है, मतलब खतरा वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो अब हमारी सरकार एक राज्य में ही चुनाव कराने में हाथ पांव काँप रहे हैं, तो पूरे देश में जो इतना बड़ा हमारा देश है जिसमें इतने सारे राज्य हैं उनके चुनाव एक साथ कराने में तो कितनी हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल खुशबू, वोटिंग करना कोई पार्टी करने जैसा नहीं है। एंड वोटिंग इज़ नॉट अ वैलेंटाइन, यू आर नॉट कन्फेसिंग योर लव फॉर द कैंडिडेट, इट इज़ अ चेस मूव फॉर द वर्ल्ड इन विच यू वांट टू लिव इन। खबरों में हमें सुनने को मिल रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से सबसे अधिक प्रभाव देश की लागत पर पड़ेगा। तो क्या इससे पैसे बचेंगे या ये देश की इकोनॉमी का वही हाल कर देगा जो डीमोनेटाइजेशन ने किया था? तो निहारिका, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इससे देश की लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपकी बात के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि लोकतंत्र एक किफ़ायती राजव्यवस्था से परे एक बहुत ही महंगी और खर्चीली राजव्यवस्था है। जब भी देश में अलग अलग चुनाव होते हैं तो हमें भारी लागत का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि सरकार और इलेक्शन कमीशन को अलग अलग होने वाले चुनावों में अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है। साथ ही साथ बड़ी बड़ी पार्टीज़ अपने वोट्स बढ़ाने के लिए इतना प्रचार प्रसार करती है कि यथार्थ धन खर्च कर देती है। वहीं बार बार होने वाले चुनाव से करप्शन और ब्लैक मनी के मामले ऐसे होते हैं जिनके बारे में आम जनता को तो कोई जानकारी ही नहीं रहती है कि प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने हो क्या रहा है। अब मैं बात करूँ 1967 में जब हमने इलेक्शन किए थे तो हमने 11 करोड़ का खर्चा किया था। वहीं 2019 में जब हमने इलेक्शन किए तो उसके डाटा के अनुसार हमने लगभग 60,000 करोड़ का खर्चा किया था। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है कि हम जब चाहे तब खर्च कर दें। ये बहुत ही भारी रकम है जो आसानी से खर्च नहीं कर सकते। अगर हम बार बार हर वर्ष इसी तरीके से धन खर्च करते रहे तो हमारी इकोनॉमी पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जो हमारे लिए सही नहीं है। और एक सर्वे के अनुसार मैं बताना चाहती हूँ कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर देते हैं तो अगले ही वर्ष हमारी जीडीपी 1.5% से इंक्रीज़ हो जाएगी, जो हमारे देश के लिए सही है। साथ इन तमाम समस्याओं के बाद में अगर हमारे पास धन बचता है तो हम उसे एजुकेशन और सिक्योरिटी सेक्टर्स में लगा सकते हैं, जिनसे ये दोनों ही सेक्टर हमारे मजबूत हो जाएंगे। हमारे देश की आर्थिक के लिए ये बहुत सही है। और कहते हैं ना कि दीपक से नहीं, हम हमारी और दूसरों की ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही रोशन कर सकते हैं। अर्थात शिक्षा वह ज्ञान रूपी दीपक होता है जो अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि लोकतंत्र एक खर्चीली राज्य व्यवस्था है। और निहारिका ने यह भी सच ही कहा कि करप्शन और ब्लैक मनी घोटाले ऐसे सामने आते हैं जिसे दिए तले अंधेरा, जिनके बारे में आम जनता को कोई खबर ही नहीं होती। हमारा देश और डेमोक्रेसी दोनों ही बहुत डाइवर्स है। जब हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे तो उनको स्प्लिट कर दिया गया था। तो जब 4 स्टेट्स के इलेक्शन से एक साथ नहीं हो पाए तो भारत जितने बड़े देश के अंदर एक साथ इलेक्शंस कैसे हो पाएंगे? तो मैं खुशबू से जानना चाहूँगी कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए कौन सी अहम चुनौती का सामना करना पड़ेगा? वेदिका, मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर यूँ देना चाहूँगी कि जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार सरकार द्वारा कोई प्रोजेक्ट लागू किया जाए या फिर किसी आम आदमी द्वारा कोई व्यापार चालू किया जाए, उसके भी 2 पहलू होते हैं। अगर उसके फ़ायदे होंगे तो उसके नुकसान भी होंगे। उसी प्रकार हमारी सरकार ने बड़ी ताकत के साथ इस बड़ी जिम्मेदारी यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन को अपने कंधों पे लिया है, तो चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा। चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन मेरे अनुसार सबसे अहम है विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जब तक कि इसे समय से पहले भंग ना किया जा सके। अब जब वन नेशन वन इलेक्शन को हमारे देश में लागू कर दिया जाएगा तो सारे चुनाव तो एक साथ होंगे, चाहे वो लोकसभा के देख लो चाहे वो विधानसभा के देख लो।
तो अब जो 2029 के अंदर जो चुनाव होंगे और उसके बाद माना कि विधानसभा की अगर सरकार गिरती है, चाहे वो किसी भी दल की हो, तो क्या सरकार फिर से चुनाव कराएगी? और अगर फिर से चुनाव कराए तो हम जहाँ पर आए वहीं वापस आ जाएंगे। चलो मान लिया फिर से चुनाव कराया भी, तो क्या कार्यकाल में बढ़ोतरी की जाएगी या फिर जो शेष समय बचा है उतना ही रहेगा? सरकार के सामने ये बहुत ही बड़ा सवाल उठता है कि इस चुनौती के बाद वन नेशन वन इलेक्शन को किस प्रकार बरकरार रखा जाएगा। क्या कामयाबी के इस फैसले से सरकार दुनिया बदलेगी या अपना फैसला? जैसा कि खुशबू ने कहा कि अगर कहीं पर भी सरकार गिरती है तो वहाँ पर दोबारा से चुनाव होंगे, तो ये कहने के लिए तो वन नेशन वन इलेक्शन होगा, लेकिन ये वन नेशन मैनी इलेक्शन में बदल जाएगा, जहाँ पर आम जनता को 3 बार वोटिंग करनी पड़ेगी, वो भी सिर्फ 5 सालों में। और वन नेशन वन इलेक्शन सिंपल मेजॉरिटी से नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी से होगा, जिसके लिए 362 वोट्स चाहिए होंगे और स्टेट रेटिफिकेशन भी करना पड़ेगा। तो निहारिका, आप बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन को देश में लागू करके सफल बनाने के लिए क्या प्लान्स हैं? जैसा कि आपने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को सफल बनाने के लिए हमें बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, पर कहते हैं ना कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनके वही निखरता है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय कहा जाता है कि उन्होंने एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी है। जब उनके समय होने वाला वन नेशन वन इलेक्शन से हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सकता है, तो वही व्यवस्था तो आज भी है ना, वन नेशन वन इलेक्शन। तो वही व्यवस्था लागू करने से हमारा देश कमज़ोर कैसे पड़ सकता है, जबकि पहले की तुलना में हमारे नागरिक और भी ज़्यादा जागरूक हैं। मैं कहना चाहूँगी कि तमाम भारतीय निरक्षर भले ही हो सकते हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं हो सकते। उन्हें पता है कि हमें कहाँ वोट देना है और कहाँ पे नहीं। मेरी इस बात से आप लोग भी सहमत होंगे कि नीति से ऊपर संविधान होता है और सुविधा से ऊपर नागरिक अधिकार होते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि वन नेशन मैनी इलेक्शन। और मैं आप लोगों की इस बात से भी सहमत हूँ कि बिना कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से हम हमारे वन नेशन वन इलेक्शन को लागू नहीं कर सकते हैं। हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, पर जैसे कि हमें जब जब ज़रूरत पड़ी है हमने अमेंडमेंट किए हैं और आगे भी करेंगे। जैसे हमें स्पेशल मेजॉरिटी मिल जाती है तो अमेंडमेंट करने में क्या बुराई है, इससे वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा। अब सरकार ने ये तय किया है कि लोकसभा के चुनाव के पश्चात एक निश्चित तारीख तय कर ली जाएगी। इसके बाद में राज्य में होने वाले चुनाव का कार्यकाल इसके साथ तालमेल बैठाकर एक कर दिया जाएगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि 2024 से लेकर 2028 के बीच में जो भी राज्य सरकार के चुनाव होंगे उन्हें 2029 में होने वाले लोकसभा के चुनाव के साथ सम्मिलित कर लिया जाएगा और उनका कार्यकाल वहाँ तक सीमित कर दिया जाएगा। परंतु मुझे जहाँ तक लगता है तो सबसे पहले पहल केंद्र सरकार को करनी चाहिए। केंद्र सरकार को अपने कार्यकाल में बढ़ोतरी या कमती करनी चाहिए, जिससे कि आगे जाकर केंद्र सरकार पे कोई निरंकुश ना लगा सके। इसी के साथ मैं अपनी बात को कुछ पंक्तियों के माध्यम से समाप्त करना चाहूँगी कि कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, कि कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, कि यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। सही कहा निहारिका, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जब अलग अलग इलेक्शंस होते थे तो लोकल या स्टेट मुद्दों पर ढंग से फोकस किया जाता था। जैसे कि फ्रांस और बेल्जियम की पॉपुलेशन के आसपास ही महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है, तो इसका मतलब क्या ये है कि महाराष्ट्र के इश्यूज़ को नेशनल इश्यूज़ के अंडर लाके उन्हें नज़रअंदाज किया जाने वाला है। और उस स्टेबिलिटी का ही क्या जिसमें 5 साल तक सरकार लोगों पर ध्यान ही ना दे। तो खुशबू, आप बताइए कि क्या इससे लोकल इश्यूज़ या स्टेट इश्यूज़ को दबाया जाएगा, या क्या चुनाव पर लगने वाली आचार संहिता से उनके कार्य पर कोई प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो जैसे कि निहारिका ने कहा कि नेहरू जी के टाइम पर हमारे देश में एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1967 के बाद में ये जो चुनाव की प्रक्रिया थी वन नेशन वन इलेक्शन, ये धीरे धीरे करके बंद हो गई। वन नेशन वन इलेक्शन को फिर से लागू करोगे तो मुद्दे तो उठेंगे और राज्य और राष्ट्रीय मुद्दा उनमें से एक है। अब हम ये सब लोग जानते हैं कि बार बार चुनाव की प्रक्रिया है उसको वर्तमान स्वरूप के
वर्तमान स्वरूप को लोकतंत्र में लाभप्रद स्थिति के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसमें आम जनता है, जो मतदाता हैं, उनको अपनी आवाज़ खैरने का और सरकार है उनको आम जनता की आवाज़ सुनने का अवसर बार बार मिलता है। हम सब जानते हैं कि हमारी जो सरकार है, भले ही वो चुनाव के टाइम पर आम जनता को याद करती है, उनके घर पर जाके उनके दरवाज़ों को खटखटा कर उनकी समस्याओं को सुनती है, उनकी मांगों को सुनती है, लेकिन क्या वन नेशन वन इलेक्शन के बाद ऐसा ही रहेगा, या फिर 5 साल बाद जब चुनाव वापस होंगे तब उनको जनता को याद किया जाएगा कि हाँ, जनता की भी कुछ मांगे थी, उनकी कुछ परेशानियां भी थी, या समय से पहले भी उनको याद किया जाएगा। सब लोग इस पर चर्चा करते हैं कि बार बार चुनाव ना होने से सरकार को ये फ़ायदा होगा, सरकार को वो फ़ायदा होगा। मैं ये पूछना चाहूँगी कि हर कोई ये चर्चा क्यों नहीं करता कि इससे जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे जनता को क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। इस पर तो कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय अंतर्निहित मुद्दे अपनी जगह अहम होते हैं, राज्य के अंतर्निहित मुद्दे भी अपनी जगह अहम होते हैं। अब जो हमारे वर्तमान चुनाव का जो ढांचा है वह इन मुद्दों के मिश्रण को रोकता है। वही मैं बात करूं विकास कार्यों की, तो सभी लोग बड़े ही इस पर चर्चा करते हैं, अपने आइडियाज़ भी रखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होने के बाद विकास के कार्य अच्छे से हो पाएंगे, क्योंकि इतने दिन जो अलग अलग चुनाव की प्रक्रिया थी उसमें आचार संहिता के कारण इसमें बाधा उत्पन्न हो रही थी। तो मैं उनसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूँगी, जैसे कि हाल ही में हरियाणा के चुनाव हैं, तो उससे यूपी और बिहार के राज्यों पर क्या असर पड़ा, उनके विकास के कार्यों को क्यों रोका जा रहा है? क्या यूपी और बिहार में भी आचार संहिता लगी है? अगर आचार संहिता नहीं लगी है तो वहाँ पे तो हम विकास कार्य करवा सकते हैं, लेकिन नहीं, हर बार क्यों राज्य के चुनाव को विकास कार्य बाधा के रूप में देखा जाता है? इसलिए मैं एक पंक्ति जरूर कहना चाहूँगी कि सफलता अक्सर कड़ी मेहनत की राह पर चलने से हासिल होती है, केवल बड़ी बातें करने से सफलता हासिल नहीं होती। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कोई पूछता है कि इसमें आपत्ति क्या है, तो कोई कहता है कि ये देश में चलने वाला नहीं है, तो कोई इसको डीमोनेटाइजेशन से कंपेयर करता है जिसमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दोनों थे। अगर हम नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इससे देश की इकोनॉमी थोड़े महीनों के लिए कम हुई, और जिस मेन पर्पस के लिए ये लाया गया था यानी कि ब्लैक मनी के लिए, तो ज़्यादातर ब्लैक मनी अनअफेक्टेड था। लेकिन अगर इरादे नेक हों तो सफलता मिल ही जाती है। तो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिले, जैसे कि इनकम टैक्स कलेक्शन में इंक्रीज़ हुआ, काउंटरफीट करेंसी कम हुई और डिजिटल पेमेंट्स में भी बढ़ावा देखने को मिला। तो हमारा सवाल ये नहीं होना चाहिए कि सरकार सही है या नहीं, बल्कि ये होना चाहिए कि इससे देश के भविष्य में तरक्की होगी या नहीं। डिस्पाइट फेसिंग अनलिमिटेड हार्डशिप्स, common men showed spirit of patriotism and sacrifice at the time of demonetization। तो आज भी देश को उसी पेट्रियोटिज्म और सरकार को भी उसी पेट्रियोटिज्म की ज़रूरत है। And the future generation is not going to judge India on the basis of election. There are greater things by which India is going to be judged। तो अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूँगी। तो ये था हमारा आज का टॉक शो। मैं वेदिका प्रिंस कॉलेज सीकर से आप सभी का आभार करती हूँ। धन्यवाद।